हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एंथोसिरोस के परिपक्व स्पोरोफाइट की संरचना का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह आपको एंथोसिरोस का थैलस और थैलस पर स्थित स्पोरोफाइट दिखाया गया है। यह आपको जो प्रोस्टेटली रूप से सयान रूप से वृद्धि करता हुआ चपटा सा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यह एंथोसिरोस का थैलस यानी गैमेटोफाइट है। और इस गैमेटोफाइट पर यह आपको लंबा सा ब्रिसल लाइक सूल के जैसा या जानवर के सींग के समान संरचना दिखाई दे रही है। यह इसका स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद है। चूँकि इसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की सतह से ऊपर पशुओं के सींग की भांति दिखाई देता है, इस कारण एंथोसिरोटॉप्सिडा वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः हॉर्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट की लंबाई अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अपरिपक्व अवस्था में स्पोरोफाइट का कलर ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे यह परिपक्व होता है इसका कलर चेंज होकर डार्क येलो या ब्लैक हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंथोसिरोस का थैलस शीर्ष से आधार की तरफ परिपक्व होता है, यानी कि पहले ये शीर्ष वाला भाग परिपक्व होगा, फिर धीरे धीरे ये आधार की तरफ परिपक्व होता जाएगा। इस क्रम को बेसिपेटल सक्सेशन यानी कि तलाभिसारी क्रम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथोसिरोस का कैप्सूल के परिपक्वन का क्रम क्या है? तो आंसर होगा बेसिपिटल ऑर्डर, तलाभिसारी क्रम। एंथोसिरोस के थैलस की बाह्य संरचना देखी जाए तो इसके आधार भाग पर स्थित यह भाग आपको इसका फुट दिखाया गया है। फुट कंदिल स्ट्रक्चर होती है और यह थैलस में पूर्ण रूप से धंसा रहता है। ये फुट के ऊपर एक छोटा सा विभज्योतकी क्षेत्र होता है। इस छोटे से विभज्योतकी क्षेत्र को इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन, अंतर्वैसी विभज्योतकी क्षेत्र कहा जाता है। और इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर की तरफ ये सिलेंडर के जैसा स्ट्रक्चर स्थित होता है, जिसे कैप्सूल या संपुट कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके परिपक्व स्पोरोफाइट में 3 भाग हो गए। आधारीय भाग फुट, बीच में एक छोटा सा अविभेदित क्षेत्र इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन, अंतर्वैसी विभज्योतकी क्षेत्र, और शीर्ष की तरफ स्थित भाग कैप्सूल। यहाँ पर ये आपको एक छोटी सी कोलर जैसी स्ट्रक्चर आधारीय भाग की तरफ दिखाई दे रही है। ये कोलर लाइक स्ट्रक्चर इनवोल्यूकर कहलाता है। अब देखते हैं इसके स्पोरोफाइट की आंतरिक संरचना। तो जैसा आपको बताया कि आधार भाग पर ये एक छोटा सा कंदिल क्षेत्र है जिसे फुट कहा जाता है, और यह फुट वैक्यूलेटेड
पेरेनकाइमेटस सेल्स धानी युक्त मृदोतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। इस क्षेत्र का मुख्य कार्य स्पोरोफाइट का गैमेटोफाइट से संपर्क स्थापित करना है। यह भाग गैमेटोफाइट से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करके स्पोरोफाइट को प्रोवाइड करवाता है। इस फुट वाले क्षेत्र से जस्ट ऊपर एक छोटा सा कम विभेदित क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, जिसको आपने अभी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन, अंतर्वैसी विभजोतकी क्षेत्र कहा था। इस क्षेत्र का कार्य लगातार विभाजित होते रहना है। इस क्षेत्र की कोशिकाओं के विभाजित होते रहने से नई नई कोशिकाएं बनती जाती है और ये कोशिकाएं कैप्सूल में जुड़ती जाती है और कैप्सूल की लंबाई में वृद्धि करती जाती है। इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर स्थित यह क्षेत्र कैप्सूल है। कैप्सूल एक सिलेंडर के समान संरचना है। कैप्सूल के चारों तरफ ये कैप्सूल वॉल है, ये कैप्सूल वॉल है चारों तरफ, ये कैप्सूल वॉल, और कैप्सूल वॉल से थोड़ा भीतर की तरफ ये देखिए, इसको थोड़ा एनलार्ज करके दिखाते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये कैप्सूल वॉल है यहाँ तक, और ये इन दोनों लाइन के बीच में आपको स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाया गया है। और इससे बिल्कुल सेंटर में, कैप्सूल के बिल्कुल सेंटर में देखिए आपको ये रीजन दिखाया गया है, ये स्टेराइल सेल्स है। ये बंधे कोशिकाएं नहीं है, स्टेराइल सेल्स है। और यह क्षेत्र कोलुमेला कहलाता है। तो कैप्सूल में सबसे बाहर की तरफ तो कैप्सूल वॉल हो गया, फिर उससे अंदर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया, प्रप्रसूतक उत्तक आर्किस्पोरियम हो गया, और आर्किस्पोरियम या स्पोरोजिनस टिश्यू से भीतर की तरफ हो गया कोलुमेला वाला क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों का डिटेल में हम स्टडी करते हैं। तो फुट के बारे में देखते हैं। पहले फुट जैसा आपको बताया आधारीय भाग है, बुल्बस पार्ट है यानी कि कंदिल भाग है, और यह वैक्यूलेटेड यानी कि धानी युक्त कोश पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होता है। और जो फुट है उसकी आधारीय सतह की तरफ स्थित कोशिकाएं पेलिसेड उत्तक के समान हो जाती है, और कुछ जातियों में इसकी सतही कोशिकाओं द्वारा चूस्कांगों का निर्माण कर लिया जाता है। ये चूस्कांग गैमेटोफिटिक टिश्यू में धंस जाते हैं और उनसे लगातार जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते रहते हैं। फुट के बाद में मध्य वाला क्षेत्र आपको एक छोटा सा अविभेदित क्षेत्र इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक रीजन बताया था, जिसके कार्य के बारे में डिस्कशन अपन कर चुके हैं। इसके बाद में शीर्षस्थ क्षेत्र है कैप्सूल। कैप्सूल की इंटरनल स्ट्रक्चर अन्य जो ब्रायोफाइट अब तक हमने पढ़ा था उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कैप्सूल को हम अलग अलग क्षेत्रों में विभेदित करके पढ़ेंगे, जैसे सबसे बाहर की तरफ कैप्सूल वॉल, उसके बाद में उससे भीतर की तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर बिल्कुल सेंटर में कोलुमेला। तो सर्वप्रथम देखते हैं अपन कैप्सूल वॉल। कैप्सूल की जो वॉल है
वो 4 से 6 लेयर्ड पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होती है। कैप्सूल वॉल में सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो लेयर है उसे एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहा जाता है। एपिडर्मिस से बाहर की तरफ भी एक मोटी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो सबसे बाहर क्यूटिकल हो गई, क्यूटिकल से भीतर फिर एपिडर्मिस हो गई। इसके कैप्सूल की विशेषता है कि कैप्सूल की वॉल की एपिडर्मिस में स्टोमेटा यानी रंध्र पाए जाते हैं। जैसे उच्च वर्गीय पादपों में आपने रंध्र पढ़े हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैप्सूल की वॉल में रंध्र पाए जाते हैं। और इन रंध्रों का यदि ओरिएंटेशन देखा जाए तो इस प्रकार से, जैसे दोबारा बनाते हैं, ये छिद्र हो गया पोर, और ये इसकी ग्वाड सेल्स हो गई, द्वार कोशिका, और ये एपिडर्मिस की अन्य कोशिकाएं हो गई। तो यानी कि ये जो एपिडर्मिस है उसमें उदग्र रूप से स्थित होते हैं, वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं। और उच्च वर्गीय पादपों के स्टोमेटा के समान इनमें भी ग्वाड सेल्स यानी कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। इन स्टोमेटा के माध्यम से गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। कैप्सूल वॉल की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये कोशिकाएं फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करती है, कार्बनिक भोजन का निर्माण करती है। यानी कि इसका स्पोरोफाइट अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है, और जल व खनिज लवण यह गैमेटोफाइट से प्राप्त करता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होता है कि एंथोसोरस का स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। तो इसका आंसर होगा कि यह आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि यह भोजन तो स्वयं बनाता है, लेकिन जल व खनिज लवण गैमेटोफाइट से प्राप्त करता है। उसके बाद में देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। सबसे बाहर की तरफ अपन ने पढ़ा कैप्सूल वॉल, और कैप्सूल वॉल से थोड़ा अंदर की तरफ स्थित है स्पोरोजिनस टिश्यू। तो इसके स्पोरोफाइट के सेंटर में तो ये कोलुमेला है, और इस कोलुमेला के चारों तरफ ये स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का शीर्ष से आधार की तरफ विभेदन होता है। पहले शीर्ष की तरफ स्थित स्पोरोजिनस टिश्यू की कोशिकाएं स्पोर बनाती है ये, और इलेटर बनाती है। फिर धीरे धीरे यह नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, और नीचे की तरफ स्थित कोशिकाएं भी स्पोर एंड इलेटर्स में विभेदित हो जाती है। इसमें जो इलेटर है वो 2 से लेकर के 4 कोशिकीय, या कह सकते हैं 1 से 4 कोशिकीय लंबे होते हैं। ये शाखित हो सकते हैं या अशाखित हो सकते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये शाखित इलेटर है और ये अशाखित इलेटर है। 1 से 4 कोशिकीय लंबाई है इनकी। इन इलेटर्स की भित्ति पर
थिकनिंग बैंड्स, स्थूलन बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इन्हें स्यूडो इलेटर, आभासी इलेटर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन रिक्शिया, बी ऑप्शन मार्केंसिया, सी ऑप्शन पोरेला एंड डी ऑप्शन एंथोसरोस। तो आंसर होगा एंथोसरोस। स्यूडो इलेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी भित्ति पर थिकनिंग बैंड यानी स्थूलन बैंड नहीं पाए जाते हैं, इस कारण ये स्यूडो इलेटर कहलाते हैं। जब कैप्सूल में आर्कीस्पोरियम या स्पोरोजिनस उत्तक की कोशिकाओं से स्पोर का निर्माण हो जाता है, तो परिपक्व अवस्था में अब कोलुमेला के चारों तरफ स्पोर्स एंड स्यूडो इलेटर्स आपको भरे हुए दिखाई देंगे। अब तीसरा पार्ट है कोलुमेला। तो कोलुमेला जैसा आपको अभी दिखाया है कि सेंटर में स्थित ये स्टेराइल पार्ट है और यह कोशिकाओं की 16 उदग्र पंक्तियों से निर्मित होता है। जैसे ये एक पंक्ति की कोशिका है, ये दूसरी पंक्ति में, ये तीसरी पंक्ति, इस प्रकार से कोलुमेला में कोशिकाओं की 16 उदग्र पंक्तियां विद्यमान रहती है। देखते हैं कोलुमेला के कार्य। कोलुमेला कैप्सूल को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप यह गेमिटोफाइट की सतह पर सीधा उदग्र रूप से खड़ा रहता है। दूसरा कार्य है कि यह बीजाणुओं के प्रकीर्णन में, डिस्पर्सल में मदद करता है। कुछ जातियों में कोलुमेला वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जल संचालक उत्तक के रूप में कार्य करता है और जल को नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाता है। अब देखते हैं कैप्सूल का स्फुटन, डिस्टेंस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की भित्ति में शीर्ष भाग पर 2 से 4 उथली हुई इस प्रकार की खांचे पाई जाती है। इन खांचों से जब यह परिपक्व हो जाता है, कैप्सूल जब परिपक्व हो जाता है, तो ये खांचे ऊपर से नीचे की तरफ चिढ़ जाती है, झिर्री के रूप में ये चिढ़ जाएगी, जिससे झिर्रियाँ बन जाएगी। इस प्रकार से ये 4 खांचे, 2 से 4 खांचे उदग्र रूप से बन जाती है और इन खांचों के उदग्र रूप से बनने से कैप्सूल का स्फुटन हो जाता है। जैसे हम केले को छीलते हैं और केले के छिलकों को पीछे नीचे की तरफ हटा देते हैं, वैसे ही इन खांचों से जो कैप्सूल की वॉल अलग हुई है वो पीछे की तरफ रोटेट हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है और 4 जो कपाट बने थे वो पीछे की तरफ रोटेट हो जाएंगे, जिससे जो बीजाणु और इलेटर है वो अनावृत हो जाएंगे और अनावृत होने के बाद में ये प्रकीर्णित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से कैप्सूल का स्फुटन हो जाएगा और स्पोर धरातल पर आ जाएंगे। बाद में ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होकर के वापस गेमेटोफाइट का निर्माण कर देंगे। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ वनस्पति शास्त्र से संबंधित अन्य विद्यार्थियों को भी इसे शेयर करें
धन्यवाद।